नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एनालिसिस के बारे में कि डिमांड एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डिमांड एनालिसिस जिसका हिंदी का मतलब होता है मांग विश्लेषण। इस मांग विश्लेषण में हम इस बारे में बात करते हैं कि मांग एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज डिमांड। तो क्या पढ़ते हैं इसमें, हम पढ़ते हैं व्हाट इज डिमांड। मांग क्या है। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि मांग क्या है जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो मेरा टारगेट है वो है कि जो इकोनॉमिक्स को नहीं जानता है वो इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो जाए। तो चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मांग जो है बेसिकली क्या है, इच्छा है, इच्छा है या ज़रूरत है यह आवश्यकता है। बेसिकली मांग जो है, क्या वो मांग इच्छा आपकी है, क्या ये ज़रूरत है, क्या ये आवश्यकता है। आमतौर पर ये होता है कि देखा जाता है कि ये इच्छा, ज़रूरत और आवश्यकता, इनमें से तीनों चीज़ें हमारी मांग नहीं है। तो मांग में क्या होता है, मांग में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मांग के लिए आपको सबसे पहले मात्रा पता होनी चाहिए और दूसरी चीज़, उसके बाद आपको मात्रा पता हो गई, उसके बाद आपको मूल्य पता होनी चाहिए और इसके साथ ही आपको समय अंतराल या समय पता चलना चाहिए। साथ ही साथ इन तीनों जो टर्म है, इनके साथ ही साथ आपको इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ आपको भुगतान करने की क्षमता, भुगतान करने की क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप ये देखिए कि ये जो 3 और ये 2 5, ये पांचों तत्व मिला करके मांग को जनरेट करते हैं। मतलब कि मांग के लिए आपके पास मात्रा होना जरूरी है और मूल्य होना जरूरी है, एक निश्चित समय होना जरूरी है और साथ ही साथ इच्छा शक्ति और भुगतान करने की क्षमता बहुत जरूरी है मांग के लिए। ये फैक्टर मिला करके, ये जो तत्व हैं ये मिला करके मांग को बताते हैं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, जैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए राम ने आम खरीदा, ठीक है, और दूसरी चीज राम ने 10 किलोग्राम आम खरीदा, और तीसरा हम लेते हैं राम ने 10 किलोग्राम आम 10 रुपये की दर से खरीदा। और चौथा एग्जाम्पल है राम ने 10 किलोग्राम आम 10 रुपये की दर से 1 हफ्ते में या 1 सप्ताह में खरीदा। ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और उसके बाद ये चौथा हो गया। इस चारों एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है कि क्या ये मांग है, क्या ये मांग है, क्या ये मांग है और क्या ये मांग है। बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि मांग हमारे इन तत्वों से मिलकर के बनता है।
जिसमें मात्रा हो, मूल्य हो, समय हो, इच्छा शक्ति हो और भुगतान करने की क्षमता हो। तो देखिए ये जो तत्व हैं अगर इस जिस भी एग्जाम्पल से मैच कर गए तो वो हमारी डिमांड हो जाएगी। तो देख करते हैं इसमें, देखिए आम खरीदा, ये वस्तु की मात्रा हो गई, लेकिन क्या कहीं इसमें मूल्य दिया है, इसलिए ये मांग नहीं होगा। दूसरे वाले में चेक करते हैं, राम ने 10 किलोग्राम आम खरीदा, इसमें क्या है, राम ने 10 किलोग्राम आम खरीदा का मतलब है कि मात्रा हो गई और इसमें ये वस्तु हो गई, आम वस्तु हो गई और ये मात्रा हो गया 10 किलोग्राम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको केवल वस्तु दी गई है, उसकी मात्रा नहीं दी गई। इसमें देखिए राम ने 10 किलोग्राम, ये आपकी मात्रा हो गई, 10 रुपये ये आपका मूल्य हो गया। अब इसमें भी आपके पास समय नहीं दिया है। और इसमें देखते हैं राम ने 10 किलोग्राम आम 10 रुपये की दर से 1 सप्ताह में खरीदा। इसमें आपको क्या हुआ, आम ये वस्तु की मात्रा हो गई और 10 रुपये मूल्य हो गया और इसमें समय हो गया। और राम ने खरीदा है, उनकी इच्छा शक्ति होगी, इसलिए उन्होंने 10 किलोग्राम आम 10 रुपये की दर से खरीदा और चूंकि खरीदा है तो भुगतान करने की क्षमता भी इस वाले में आ गई। अतः ये जो है चौथा एग्जाम्पल हमारा मांग को दर्शाता है। ये जो एग्जाम्पल है ये और ये यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे मांग को नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार मांग को बताने के लिए ये सभी तत्व अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मांग विश्लेषण के बारे में। मांग क्या है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मांग का नियम यानी डिमांड ऑफ लॉ। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको तेज कर देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम, मांग का नियम क्या होता है इसको हम समझते हैं। मांग का नियम हमें यह बताता है जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांगी गई मात्रा यानी क्यू क्वांटिटी ये क्या होती है, घट जाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य में कमी आती है तो उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति है मार्केट में देखता है कि उसकी प्राइस घट जाती है तो क्या करता है, उस वस्तु की डिमांड बढ़ा देता है। और आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा या सब लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु का प्राइस घट जाता है, मूल्य घट जाता है तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। मार्केट में ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं। आप लोग इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो देखते हैं, डेली देखते हैं कि जब मार्केट में कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको परचेज कम करते हैं, जब वो सस्ती हो जाती है तो हम उसको परचेजिंग पावर को बढ़ा देते हैं। हमारी जो है कैपेसिटी क्या होती है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली क्या बताता है, मांग का नियम हमें यही बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग घट जाती है और साथ ही साथ इसका उल्टा भी, जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। मतलब वस्तु के मूल्य में और वस्तु की क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है। इसको ऐसे समझिए यानी P ये आपका रिलेशन है। मतलब P जो है वो क्या है, अनुपात है 1/QD का मतलब है कि अगर प्राइस हमारी इंक्रीज करेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब वस्तु की मात्रा क्या होगी, वस्तु की मांग क्या होगी, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन दोनों में होता है। तो जैसे आप एक एग्जांपल से और समझिए, ऐसे मान लीजिए हम लोग घरों में जनरली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्याज यूज़ करते हैं, उसके बाद टमाटर यूज़ करते हैं। ऐसा ये हमारी दैनिक लाइफ में यूज़ करने वाली सामग्री हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि टमाटर आज 15 रुपये किलो है, ठीक है, 15 रुपये किलो टमाटर है, तो हम इसकी 1 kg खरीद रहे हैं यूज करने के लिए। और हम ये देखते हैं कुछ दिन बाद कि जो टमाटर है वो बढ़ करके 20 रुपये हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, प्राइस तो इंक्रीज हुआ, प्राइस में तो वृद्धि हुई,
तो क्वांटिटी क्या हमारी उतनी ही रहेगी? नहीं, क्वांटिटी ओबियसली हमारी घट जाएगी। 1 किलोग्राम की जगह पर केवल हम 800 ग्राम ही क्या करेंगे? परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये है मांग का नियम। इसका कंक्लूजन समझिए कि मांग का नियम बेसिकली एक बार और बता देता हूँ। मांग का नियम क्या है कि मांग का नियम हमें ये बताता है किसी वस्तु के मूल्य में जब वृद्धि आती है तो उसकी मांग की मात्रा में कमी आती है, और इसका उल्टा होता है कि वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मतलब मांग की मात्रा में और उसके मूल्य में कैसा अनुपात होता है? वो विपरीत अनुपात होता है या विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो मांग वक्र है उसका स्वरूप, उसका नेचर कैसे होता है। तो हम मांग का नेचर देखते हैं। मांग वक्र, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिमांड कर्व। मांग वक्र, अब मांग वक्र को कैसे बनाते हैं आप थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका हो गया O, और ये हो गया X, ये हो गया Y। ये आपका हो गया OX एक्सिस और ये हो गया OY एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस या मूल्य लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड, जैसा कि आपने पिछली बार मैंने आपको लिखा था, जो मैंने इरेज कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो मांग वक्र बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये आपका मांग वक्र है। अब देखिएगा कैसे इनवर्स रिलेशन है, इसको मैं इस मांग वक्र के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिए। जैसे इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2, और इसको हम मान लेते हैं Q1, और इसको मान लेते हैं Q2। ठीक है, ये क्या है? ये D है, यानी डिमांड वक्र है। अब आप समझिए, ध्यान समझिएगा। देखिए मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम हमें बताता है जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब किसी वस्तु की मूल्य में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मांग क्या होती है? घट जाती है। इसको देखिए इस ग्राफ के थ्रू, जैसे ही हमारा पहले प्राइस कितना था? O से लेकर के P तक, यानी OP प्राइस पर, OP1 प्राइस पर हमारी डिमांड कितनी है? ये OP आपकी प्राइस हो गई। ठीक है, इस पर हमारी डिमांड हो गई OQ2, ये हमारी डिमांड है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा प्राइस इतना था, जैसे हमारे प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ, यानी हमारी प्राइस कहाँ से? OP1 से बढ़ करके, यानी इतने से बढ़ करके OP2 हो गई। क्या हो गई? OP2 हो गई। जैसे ही OP2 हमारा ये प्राइस बढ़ के हुआ तो हमारी डिमांड क्या हो गई? OQ2 हमारी डिमांड पहले थी। हमारी डिमांड पहले क्या थी? OQ2 थी। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी OP1 से OP2 हुआ, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? घट गई। कितनी हो गई? OQ1 हो गई। इस मांग वक्र से आप ये समझ सकते हैं कि मांग का नियम इसमें कैसे फॉलो हो रहा है। एक बार और समझिए, OP1 जब हमारी कीमत थी, किसी वस्तु की कीमत थी, तो हमारी डिमांड OQ2 के बराबर हो रही थी, मतलब इतना हो रहा था। O से लेकर के Q2 तक। अब जैसे ही वस्तु के मूल्य में क्या हुआ? वृद्धि हुई, यानी OP1 से बढ़ करके OP2 हुआ वस्तु की प्राइस, तो क्या हुआ? हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, हमारी मांग की मात्रा है, वो OQ2 से घट करके OQ1 हो गई। मतलब क्या हुआ? ये इधर खिसक गया और ये ऊपर खिसक गया। ये जो एरो मैंने बनाया है, आप इस एरो से समझ सकते हैं कि हमारी प्राइस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई, लेकिन हमारी डिमांड क्या हुई? हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यानी QD क्या हुई? यहाँ से घट करके ये इधर आ गया, यानी इतना हो गई। तो यहाँ पर क्या है? ये मांग का वक्र बताता है कि वस्तु के मूल्य में और वस्तु की मात्रा में इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो डिमांड वक्र है, इसका कर्व कैसे होता है? इसका वक्र कहते हैं। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। डिमांड वक्र का नेचर कैसा होता है? बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द ओरिजिन। तो मांग वक्र का बेसिकली नेचर कैसा होता है? नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। हम किसी और वीडियो में इसका मांग वक्र का जो नेचर है वो ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाएं गिरता हुआ क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मांग का जो नियम है, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो को हम यहाँ तक बनाते हैं, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो केवल यहाँ तक होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है यार, वीडियो लाइक कर देना। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस सेशन के बारे में आप जरूर बताइएगा कि इस सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।